हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को 20 टू 30 मिनट्स में ख़त्म करने वाले हैं। पहले हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी रिवाइज करेंगे और उसके बाद जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में पूछे गए थे 2021 जेई मेन के अटेम्प्ट में। ठीक है, तो जो भी मैं लिख रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दूसरी बात, लेक्चर देखने के दौरान आपके मन में कोई डाउट आएगा तो वो डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हो। टाइम स्टैम्प वाले मेथड से क्वेश्चन नंबर देखे कमेंट में डाउट मत पूछना, क्योंकि जैसे जुलाई का क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे अगस्त का भी क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे तो एम्बिग्यूटी रहेगा। आप टाइम स्टैम्प बता देना, ठीक है। और लास्ट बात है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम वीडियो को सपोर्ट करे। जो खराब लगे तो डिसलाइक भी करो तब भी, लेकिन कमेंट में बताओ कि क्या खराब लगा, ठीक है। अच्छा लगे तब भी बताना क्या अच्छा लगा, ताकि उससे मोटिवेशन मिले और वीडियो जल्दी जल्दी मैं अपलोड कर सकूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेव एंड साउंड वो सब रिवाइज करेंगे। तो स्ट्रिंग वेव, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, टू वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, स्टैंडिंग वेव, वो सब चीज़ें है ना, ऑर्गन पाइप, वो सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं ना। अब क्योंकि ये रिवीजन है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को मैं पहले पढ़ाऊंगा, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं डॉपलर इफेक्ट से स्टार्ट करता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं, है ना। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या रहेगा, एक सोर्स ऑफ वेव रहेगा, है ना, वेव जो प्रोड्यूस कर रहा है वो, और एक ऑब्जर्वर या लिसनर, ठीक है। अब जो सोर्स ऑफ वेव है वो इतने फ्रीक्वेंसी का वेव इमिट कर रहा है, और जो ऑब्जर्वर या लिसनर है उसको इतना फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है, ठीक है, या ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है और जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में एमिट हो रहा था उनके बीच में ये रिलेशन है, इसी को बोलते हैं हम लोग डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सी है स्पीड ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है। वी नॉट है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, वी एस है वेलोसिटी ऑफ सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, है ना। ये सब के बारे में डिटेल में और नीचे है, एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली वेलोसिटीज नहीं है, ठीक है, नीचे आएंगे, कंपोनेंट वगैरह होते हैं वो सब नीचे अभी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब वीओ और वीएस का साइन, ये तो हमेशा आप याद रखना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस रहेगा, ये रट लो, ठीक है। लेकिन ये दोनों हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा, कभी पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव रहेगा, कभी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव एंड सो ऑन। तो उसका मैं यहाँ पे रूल बताया हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को कब पॉजिटिव लेना है, तो जब ऑब्जेक्ट सोर्स के तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओके, एक्चुअली में सेपरेशन कम हो रहा होगा मुझे मतलब नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा है बस। तो जैसे सोर्स जो है 20 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है, ऑब्जर्वर उसके तरफ जाना चाहता है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, जाना चाहता है नहीं जा भी रहा है। तो इस केस में एक्चुअली में इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा होगा, क्योंकि जो दूर भागना चाहता है तेजी से भाग रहा है, ठीक है। लेकिन इसका इंटेंट क्या है, ये तो पास जाना चाह रहा है ना, तो इसका वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, इसका वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। जो पास जाना चाहेगा उसका वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लेंगे, मूविंग टुवर्ड्स, और दूर जाना चाहेगा तो उसका वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेंगे। एक्चुअल में पास, अब एक्चुअली में दोनों चीज पास हो रही है दूर हो रहे हैं, वो तो दोनों के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, खाली इंटेंट मैटर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, और वीओ और वीएस एक्चुअली में नेट वेलोसिटी नहीं है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑब्जर्वर और सोर्स जो है उनको ज्वाइन करने वाला लाइन ये है, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है सोर्स की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, सोर्स जो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है 20 मीटर, तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों का वेलोसिटी को प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो 10 और 20, तो वीओ का वैल्यू +10 यहाँ पुट कर देना और इसका वैल्यू +20 पुट कर देना। इसको मस्त चेंज कर देना, ये साइन हमेशा यही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ +20 है, ये चीज़ +10 है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, है ना, सिचुएशन के लिए। यहाँ पे ऑब्जर्वर दूर जाना चाहता है, सोर्स पास आना चाहता है, तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेंगे, सोर्स वाले को पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर पास जाना चाहता है, सोर्स दूर जाना चाहता है, तो ऑब्जर्वर का पॉजिटिव लेंगे, सोर्स का नेगेटिव लेंगे। दोनों दूर जाना चाहते हैं एक दूसरे से, तो दोनों का नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट वाला चीज देख लो ध्यान से। अब इससे ऊपर वाले जितने 4 सिचुएशंस थे वहां पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और सोर्स का वेलोसिटी हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स था, है ना। यहाँ पे वैसा नहीं है, तो ऑब्जर्वर और सोर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग नहीं है वेलोसिटी, अगर तो आप क्या करना, कॉम्पोनेंट लेना बस उस फॉर्मूला में, ठीक है ना। तो 10 cos 30 जो है ये इसके पास जाना चाहता है तो प्लस में ले लो, और यहाँ पे 20 cos 37 इसका कॉम्पोनेंट आएगा, और ये भी वेलोसिटी कंपोनेंट ऑब्जर्वर की तरफ जाना चाहता है तो प्लस में ले लो, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है डॉपलर इफेक्ट में, ठीक है। वैसे यहाँ पे इसका कंपोनेंट पास जाना चाहता है तो प्लस ले लो, इसका कंपोनेंट जो है देखो दूर जाना चाहता है इससे तो माइनस में ले लो, ठीक है, हो गया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कैसे होगा, दो ट्रैवलिंग वेव्स है सेम मीडियम में, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह है, तो स्टैंडिंग वेव आ जाएगा, है ना। ओके, अब यहाँ पे ए कॉस या साइन जो लेना है ले लो, आपका मन, मतलब या मत किसी सिचुएशन में कॉस रहेगा, किसी सिचुएशन में साइन रहेगा एंड सो ऑन,
ठीक है। यूजुअली क्वेश्चंस में ये वाला टर्म नहीं रहता है, ये वाला टर्म नहीं रहता है, लेकिन वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तभी सोचो ना, यहाँ π/2 हो जाएगा तो कॉस साइन में बदल जाएगा एंड साइन कॉस में, तो इफ कांस्टेंट सब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी मैं जनरल केस लिख रहा हूँ, उससे लिख दिया है ना। तो यूजुअली आप बुक्स में देखते होंगे 2a या a साइन kx कॉस ओमेगा टी, कॉस kx साइन ओमेगा टी, लेकिन दोनों के दोनों कॉस में हो सकते हैं, दोनों के दोनों साइन में हो सकते हैं। ये चीज़ 30 डिग्री, ये वाला चीज़ कांस्टेंट वाला टर्म 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये दोनों के दोनों 0, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मेन था ऐसा लिखने का पर्पस क्या था, किसी फॉर्म में आ सकता है ना। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ लोकेशन। इसको एम्पलीट्यूड मत बोलना, ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। जैसे ये वाला लोकेशन अगर देखो आप, ये वाला लोकेशन हमेशा देखो, इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, ये मूव ही नहीं कर रहा है, ऐसे लोकेशन को हम लोग नोड बोलते हैं, ठीक है। और दो नोड्स के बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम मूव कर रहा है, देखो, ठीक है, तो इसको हम लोग एंटी नोड बोलते हैं। तो ये सब एंटी नोड है, ठीक है। जैसे देखो ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये स्ट्रिंग के अलग अलग पॉइंट्स को बता रहा है कहाँ का एंटी नोड है, और दो एंटी नोड के बीचों बीच नोड, दो एंटी नोड के बीचों बीच नोड एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब नोड्स है जो एकदम ही मूव नहीं करेंगे, हमेशा देख लो 0 0 0 पे, वाई कोऑर्डिनेट 0, ये अलग अलग टाइम पे फोटो दिया गया है रस्सी का, ठीक है। तो अब देखोगे ये वाला पार्टिकल हमेशा वहीं पे हिल ही नहीं रहा है ना। इस फोटो में भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इस फोटो में वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना। वैसे ये वाला जो पार्टिकल है इसका वाई कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। वैसे इसका ही वाई कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसका ही वाई कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसका ही वाई कोऑर्डिनेट, इनको नोड्स, एंटी नोड्स बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो नोड्स में ये वाला चीज़ 0 रहेगा, तो इस चीज़ को 0 कर देना, ठीक है, तो आपको लोकेशन मिल जाएगा नोड्स का, है ना। वैसे एंटी नोड्स के लिए ये वाला चीज़ का वैल्यू +- a रख देना, तो आपको एंटी नोड्स मिल जाएगा, ठीक है। ओके, यही पे दिखाया गया स्ट्रिंग का शेप कभी ऐसा है, कुछ देर के बाद ऐसा हो गया, कुछ देर के बाद स्ट्रेट हो गया, कुछ देर के बाद फिर नीचे चला गया, है ना, कुछ देर के बाद ऐसा, ठीक है। जैसे अगर गिटार वगैरह देखोगे तो वहाँ पे स्ट्रिंग का जैसा वाइब्रेशन है, एक सेंस में वही है, ठीक है। और स्टैंडिंग और ट्रैवलिंग वेव के बीच के यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंसेस है, या आप रीड कर लेना, है ना, मैं PDF डाल दूंगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे बताना, और बहुत आसान हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स का अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे दिखाया गया। याद रखना, जो एंड फिक्स है वो एंड बाय डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, ड्यू टू बाउंड्री कंडीशन, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन, वो एंड नोड कहलाएगा ही कहलाएगा, वो क्योंकि हिल नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आपको इस रस्सी में स्टैंडिंग वेव सेटअप करना है और रस्सी का दोनों एंड फिक्स है, तो जैसा भी स्टैंडिंग वेव पैटर्न सेट हो, चाहे ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, हमेशा आपको एंड पॉइंट्स तो नोड्स ही रहेंगे, हमेशा देख लो, हर केस में नोड्स ही, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि जो मन चाहे वो वेवलेंथ आपको नहीं मिल सकता यहाँ पे, या जो मन चाहे वो फ्रीक्वेंसी नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल है वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, तो उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। उससे जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, और उससे जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया, उसको सेकंड। आप इसी में सोचो ना, इन दोनों एंड को फिक्स रखते हुए जो पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, नेक्स्ट हायर नंबर ऑफ साइकिल्स वाला, या हायर नंबर ऑफ क्या बोलेंगे इसको, लूप्स वाला ये ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट ये ड्रॉ कर सकते हो, एंड सो ऑन, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इन सब का नाम याद रखना, है ना, नाम इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फंडामेंटल मतलब स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, जो होगा स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। जो फर्स्ट ओवरटोन था वो ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल रहेगा, तो इसका जो ही फ्रीक्वेंसी होगा, इसका देख लो ना, सेम लेंथ में इसका जितना साइकिल आ पाया, इसका ट्वाइस आ पाएगा, है ना, ठीक है, एंड सो ऑन। वैसे थर्ड, अभी देखो, फर्स्ट ओवरटोन का एक और नाम होता है सेकेंड हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल का कितना मल्टीपल चल रहा है उसको हार्मोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ओवरटोन आप देखोगे तो इसका डबल नंबर ऑफ साइकिल्स है, और सेकेंड ओवरटोन में इसका थर्ड 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लूप था, यहाँ पे 3 लूप है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट है तो यहाँ पे 3 न्यू नॉट है, और इसे यहाँ पे 2 है तो 2 न्यू नॉट, है ना। तो जो भी फैक्टर रहेगा न्यू नॉट के सामने फ्रीक्वेंसी लिखते वक्त, उसी को हम लोग हार्मोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट हार्मोनिक, सॉरी सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, ये वाला थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन एंड सो ऑन। तो नाम्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके, अब फंडामेंटल जो होता है उसका होता है इतना, √f/μ, ठीक है, मतलब सॉरी स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव इस केस में, स्ट्रिंग के केस में √T/μ या टेंशन/μ, ये आगे हम लोग डिटेल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए सब फॉर्मूला याद कर लो, है ना।
ओके, अब ऐसा अगर स्ट्रिंग सिर्फ एक एंड में फिक्स है तो इमेजिन मत करना, इमेजिन नहीं कर पाओगे, अभी खाली खाली याद कर लो, ठीक है। अभी रिवीजन का समय है ना, वो जब एक्चुअल में जब पढ़ रहे थे इसको तब समझना था, अरे एक स्ट्रिंग में फिक्स है तो कैसे उसमें स्टैंडिंग वेव बनेगा, ठीक है। अभी अगर वो अभी तक समझ में नहीं आया तो अब समझो ही मत, जेई मेन खत्म होने के बाद ही इसके वो सोचना ज़रूरत रहे तो, और मतलब क्यूरोसिटी रहे तो, अदरवाइज मत ही सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग फिक्स एट ओनली वन एंड है, तो जो एंड फिक्स रहेगा वो एंड नोड कहलाएगा, ठीक है। बाकी जो एंड फ्री रहेगा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वाइब्रेट करेगा तो एंटी नोड। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन ऐसा है कि जो फिक्स्ड एंड नोड है और फ्री एंड एंटी नोड है ना। तो फंडा सबसे कम नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, जो आप सेट कर सकते हो ऐसा दिखेगा, फिर नेक्स्ट हायर ऐसा दिखेगा, देख लो ना, इसको एंटी नोड रखना है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हायर ऐसा दिखेगा एंड सो, ठीक है। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो इसमें आप देखोगे तो 3 न्यू नॉट है, और इसको देखोगे तो 5 न्यू नॉट है ना। इसमें देखो हाफ साइकिल था, ठीक है, इसमें 3 हाफ साइकिल है, इसमें 1 2 3 4 5 हाफ साइकिल है। तो इसका फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, तो इसका 3 न्यू नॉट, इसका 5 न्यू नॉट। तो यहाँ पे देखेंगे 2 न्यू नॉट वाला फ्रीक्वेंसी वाला कोई है ही नहीं, वैसे 4 न्यू नॉट वाला है ही नहीं, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे, इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, 1 टाइम्स ऑफ वी नॉट, 3 टाइम्स ऑफ वी न्यू नॉट, 5 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो लोएस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है वो स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हायर पॉसिबल है जिसको हम लोग फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे वो इतना है 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट हायर 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी C/4 है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हायर है उसको फर्स्ट ओवरटोन, और सेकंड नेक्स्ट हायर को सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन। लेकिन हार्मोनिक के टर्म्स में थर्ड हार्मोनिक है या फिफ्थ हार्मोनिक है, सेकंड और फोर्थ नहीं है, मिसिंग हार्मोनिक्स है यहाँ पे, इवन हार्मोनिक्स मिसिंग रहेंगे, ठीक है। ओके, अब जैसे यहाँ पे था वैसे ही साउंड वेव के लिए भी होता है, वहाँ यहाँ पे स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है। साउंड वेव में क्या रहेगा, एयर कॉलम रहेगा, ठीक है, और उसको ओपन ऑर्गन पाइप बोलेंगे, है ना। तो किसी ऑर्गन पाइप में एयर का स्टैंडिंग वेव बनेगा, ठीक है, मतलब एयर का वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग स्टैंडिंग वेव बनेगा। तो एक है क्लोज ऑर्गन पाइप, तो जैसे स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड था उसमें जो जो फॉर्मूला था वही क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए लगा देना, वैसे स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड के लिए जो जो फॉर्मूला था वो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए आप लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे खाली एक चीज़ मुझे बताना है, वो ये है कि जैसे ये है आपका फंडामेंटल, तो इसके लिए 2 अलग अलग सिचुएशन या 2 अलग अलग ड्राइंग बनाया गया है, ठीक है ना। तो वो अलग अलग ड्राइंग क्या है, तो ये आप देख सकते हो प्रेशर वेरिएशन बनाया गया है, ठीक है ना। तो जो एंड ओपन है वहां पे प्रेशर वेरिएशन 0 रहेगा, ठीक है ना, और प्रेशर वेरिएशन जहां पे 0 रहेगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो प्रेशर वेरिएशन वाले सिचुएशन में जो नोड है, देख लो यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन 0 है, यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम है ना, कम होते 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 थे इस एंड में 0, ओपन एंड पे 0, ठीक है ना। और जहां पे जो ओपन एंड रहेगा वहां पे प्रेशर वेरिएशन 0 है, लेकिन वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन मैक्सिमम है, और जो क्लोज एंड है वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और जो क्लोज एंड है वहां पे 0, ठीक है ना। तो प्रेशर वेरिएशन के टर्म में ऐसा आएगा स्टैंडिंग वेव पैटर्न, और आपका डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में ऐसा आएगा, ठीक है। ओके, जो मैंने स्ट्रिंग वेव्स के लिए बनाया था खाली डिस्प्लेसमेंट वाला ही दिखा रहा था, है ना, मतलब वहां पे सिर्फ वही पॉसिबल था। साउंड वेव को डिस्क्राइब करने के लिए आप प्रेशर वेरिएशन को भी ड्रॉ कर सकते हो या डिस्प्लेसमेंट वाला भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको खाली यही देखना है तो ये देखो, एनसीईआरटी में प्रॉब्ली सिर्फ यही है, ठीक है। मैं एससी वर्मा से फोटो उठाया, वहाँ पे दोनों है ना, एनसीईआरटी में बस यही है। तो पॉइंट ये है कि एक तरफ एंटी नोड है तो दूसरी तरफ नोड है, एक तरफ नोड है तो दूसरी तरफ एंटी नोड है ना, बात एक ही, खाली इसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो जो भी स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड अगर आपको पता है तो यहाँ पे सिमिलर फॉर्मुलाज लगा देना, ठीक है। अब क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब सिर्फ एक एंड क्लोज रहेगा, और ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों एंड ओपन रहेगा, ठीक है। जो एंड ओपन है वो एंटी नोड रहेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, और नोड रहेगा वो प्रेशर के लिए एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, अब सोनोमीटर के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। सोनोमीटर में बेसिकली जैसे वायर है उसमें वेट टंगा हुआ, वेट को आप चेंज कर सकते हो, यानी टेंशन इन द वायर आसानी से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो ब्रिजेस है, इसको D1 D2 को ब्रिजेस बोलते हैं, ब्रिजेस को आराम से शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट का नाम x है, ये पॉइंट का नाम अगर y है, तो x D1 D2 और y ये सब नोड्स रहे, ठीक है। और D1 D2 को आप आराम से शिफ्ट कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंटली ये इसको डिजाइन करना सेटअप को अलग अलग लेंस के लिए बहुत ही आसान है ना। एक बार आप ये सेटअप कर लियो तो फिर D1 को आराम से मूव कर लो। तो पहले इतने लेंथ पे स्टैंडिंग में बन रहा था, अब जैसे यहाँ से यहाँ आ गया तो इतने लेंथ में बनेगा, ठीक है, एंड सो ऑन, है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली यहाँ पे भी स्टैंडिंग में बन रहा है, यहाँ पे ही बन रहा है, और यहाँ पे ही बन रहा है, ठीक है। ओके, अब बीट्स में क्या होगा, 2 आपके पास साउंड वेव्स है, दोनों का फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। तो जब उनका रिजल्टेंट आप निकालोगे तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट जो आप देखोगे तो उसमें जो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी भी सुनाई देगा
और मिनिमम भी सुनाई देगा, ठीक है। और ये पीरियोडिकली मतलब वेरी करते रहेगा टाइम के साथ, है ना। तो एक आपको मैक्सिमम सुनाई दे रहा है, धीरे 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 होते होते जीरो, फिर धीरे धीरे से मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे जीरो एंड सो ऑन, है ना। तो इस वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं नोट्स, ठीक है ना। तो फिनोमेनन ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड इंटरफेयर इज कॉल्ड बीट्स। तो इसमें बेसिकली यही क्वेश्चन आता है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो दो जो फ्रीक्वेंसी से दोनों का डिफरेंस करके मॉडुलस ले लेना, कौन बड़ा है कौन छोटा, अगर नहीं पता तो उसी को बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, खाली डिफरेंस को, ठीक है। तो एक का फ्रीक्वेंसी 107 है, दूसरे का 109 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 का, ठीक है। तो यही होगा बीट फ्रीक्वेंसी, ओके ओके। अब बेसिक्स में आते हैं, जो कि पहले बताते जाते हैं चैप्टर में, मतलब अगर बुक से पढ़ते आप, लेकिन मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें बताया, और अभी यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें वो देख लो। तो इक्वेशन ऑफ ए साइनसोइडल ट्रैवलिंग वेव ऐसा होगा, ठीक है। स्टैंडिंग वेव के क्वेश्चन मैंने पहले दिखा दिया था, साइनसोइडल स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव का पहले दिखा दिया था, साइनसोइडल ट्रैवलिंग वेव ऐसा है, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में खाली साइनसोइडल वेव ही है। साइनसोइडल मतलब ये नहीं कि यहाँ कॉस नहीं हो सकता, साइन या कॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वही सोचो ना, ये फेस कांस्टेंट अगर π/2 हो गया तो ये साइन कॉस में बदल जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस चीज़ को साइन हो या कॉस हो, ब्रैकेट वाला जो एंगल वाला टर्म रहता है उसको फेस बोलते हैं, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो टाइम का भी फंक्शन है, एक्स का ही फंक्शन है, ठीक है। फॉर ए गिवन वेव ओमेगा के फाई ए ये सब कांस्टेंट रहता है। तो वहाँ पे जैसे 5t + 7x + 90 डिग्री ऐसा है। तो यहाँ पे खाली देखो t और x के लिए आपको वैल्यू पुट करने की जगह है ना। तो हम लोग बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ t एंड x, ठीक है ओके। तो अगर y वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे आप, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अब y वर्सेस t का ग्राफ बनाने के लिए x को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रस्सी में तो बहुत सारे पॉइंट है, आप कोई पर्टिकुलर x = 5 यहां पुट कर दो तो y एज ए फंक्शन ऑफ t बचेगा। फिर आप y वर्सेस t का ग्राफ बनाओगे तो वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है किस पार्टिकल के लिए, x = 5 वाले पार्टिकल के लिए, ठीक है ना। तो फॉर ए गिवन x के लिए फिक्स करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ t, और फॉर ए गिवन t टाइम को फिक्स कर दो तो y इज ए फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। उसको बना ड्रॉ करोगे तो उसको शेप ऑफ द स्ट्रिंग ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम आपने फिक्स कर दिया। तो t का वैल्यू सपोज 7 सेकेंड्स पुट किया, फिर y वर्सेस x का जो ग्राफ आएगा उसको आप बोलोगे ये तो शेप ऑफ द स्ट्रिंग है 7 सेकेंड्स, ठीक है। तो शेप जानने के लिए y वर्सेस x का ग्राफ बनाओ और डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, फॉर ए गिवन x। तो आपको पार्टिकल का पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, ठीक है। किसी पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है आप, क्योंकि y दो चीज का फंक्शन है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी के लिए तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा y का विद रिस्पेक्ट टू t ओनली, है ना। x को कांस्टेंट रखते हुए आपको डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं। वैसे स्लोप निकालना है तो ∂y/∂x है ना। तो ये करते वक्त आप x को कांस्टेंट मान लेना और ये करते वक्त आप t को कांस्टेंट मान लेना, ठीक है ओके। अब k को बोलते हैं वेव नंबर 2π/वेवलेंथ, t होता है टाइम पीरियड 2π/ω, f होता है फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड यानी ω/2π, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव को मैं c से नोट कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो आपका वेव इक्वेशन अगर 5 sin 7x + 3t है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और टाइम का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, -3/7, ठीक है ओके। तो ये याद रखना है, माइनस साइन एक डाल देना, फिर कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। अगर 7t - 3x है 5 sin, ठीक है, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, और x का कोफिशिएंट क्या है, -3, तो t का कोफिशिएंट 7, x का कोफिशिएंट -3, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस मिलके, ठीक है ओके। अब जितने भी ट्रैवलिंग वेव है दुनिया में, ठीक है, उनमें ω/t और kx वाले टर्म इस फॉर्मेट में ही आ सकते हैं। तो +ω/t + kx +ω/t - kx -ω/t + kx -ω/t - kx, ठीक है। और एक ही बार आ सकते हैं, 2 बार नहीं, है ना। तो जितने भी ट्रैवलिंग वेव होंगे सब में, अब इसी चीज को अलग अलग लिखने तरीका, ω कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो इस फॉर्म का भी आपको दिख सकता है एंड सो ऑन, है ना। पॉइंट ये है कि x t ω k, ठीक है, इस फॉर्मेट में ही दिखेगा, ठीक है ओके। अब वेव्स जो होते हैं उनका एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाया गया है कि एक वेव दूसरे वेव को डिस्टर्ब नहीं करता, ऑल्दो दोनों सेम मीडियम में एक दूसरे से पास भी हो जाएंगे तब भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। जैसे इस रस्सी में 2 पल्सेस आपको दिखाया गया है, तो दोनों टकराए, एक दूसरे को क्रॉस भी किए, लेकिन ये वाला पल्स क्रॉस करने से पहले ऐसा दिख रहा था, क्रॉस करने के बाद भी वैसा ही, उसका शेप एंड साइज वैसा ही है, वैसे ये वाला पल्स भी वैसा ही, ठीक है। तो हम लोग ये बोलते हैं वेव्स जो है एक दूसरे का मतलब अपना काम करते रहते, चाहे बाकी वेव्स प्रेजेंट हो या ना हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी दिखाया गया एग्जाम्पल, है ना, ठीक है।
तो इसी से आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि अगर रस्सी के किसी पॉइंट का आपको नेट डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो पहले वेव के कारण उसका कितना हुआ है, दूसरे वेव के कारण कितना हुआ है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि पहला वेव उतना ही प्रोड्यूस करता रहेगा डिस्प्लेसमेंट चाहे दूसरा वेव प्रेजेंट हो या ना हो। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट फर्क पड़ेगा, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स वो वैसा ही रहेंगे चाहे दूसरे वेव्स प्रेजेंट हो या ना हो। एक से ज़्यादा वेव्स प्रेजेंट होंगे तो उसके हिसाब से टर्म्स यहाँ पे आते जाएंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस एनी पॉइंट इन ए स्ट्रिंग वेव, ये होता है, यहाँ पे एफ टेंशन है, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, याद कर लो। यूजुअली इससे क्वेश्चन नहीं आते तब भी फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। ओके, अब अगर आप सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स विच आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन कैसे पता, अब इसका वेलोसिटी निकालोगे तो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन था ना, तो अगर दोनों कोफिशिएंट सेम साइन के होंगे तब ये पॉजिटिव हो गया और नेट वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, है ना। तो अगर दोनों कोफिशिएंट अलग अलग साइन के, तो यहाँ पे देखो टी का कोफिशिएंट पॉजिटिव है लेकिन एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ठीक है, तो डिफरेंट साइन के रहेंगे तब वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग आएगा, सेम साइन के रहेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव एक्स, जो भी है, ये वे भी पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है, ये भी पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है, दोनों का फेज में डिफरेंस है फाई का, तो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इतना इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा जहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड ऐसा है और जो रिजल्टेंट वेव आया है ट्रैवलिंग वेव उसका फेज पहले वाले वेव से कितना आगे है उससे लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। फिर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है तो आपको इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला मिल जाएगा। कंस्ट्रक्टिव मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब हो रहा है और डिस्ट्रक्टिव मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कब हो रहा है, किस फेज डिफरेंस के वैल्यू के लिए, ठीक है। ओके, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव टेंशन इन स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी का स्क्वायर रूट, वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इतना आता है, ठीक है, जहाँ पे टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेलवर्स टेम्परेचर इन केल्विन, पी प्रेशर है, रो डेंसिटी है ना, गामा सी पी बाय सी वी, ठीक है। ओके, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पल्स रिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद आप देखोगे तो इसका रिवर्स मतलब उल्टा हो गया है, ठीक है ना, और फ्री एंड से रिवर्सल रिफ्लेक्शन के बाद ये वैसा ही रह रहा है ना, शेप उल्टा नहीं हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ पे भी मैं मतलब जनरल केस यहाँ पे दिखाया हूँ, तो यहाँ पे पल्स है, इसका लीनियर मास डेंसिटी ज़्यादा है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ये पल्स पहले आया है ना, तो इसका कुछ पार्ट जो है एनर्जी इसमें चला जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डेंसर मीडियम में था पल्स और उसको जाना है, ट्रांसमिट होना है रेरर मीडियम में, तो रेरर मीडियम डेंसर से रेरर में जाएगा तो सीधा ही रहेगा, उल्टा नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, है ना, सॉरी, ये तो हमेशा ट्रांसमिटेड वेव हमेशा सीधा रहेगा, मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्टेड वेव जो है उल्टा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा था रेरर मीडियम से, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा था डेंसर मीडियम से, इसलिए उल्टा हो गया था। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव कभी भी उल्टा नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड वेव उल्टा तभी होगा जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा और रेरर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो सीधा ही रहेगा, ठीक है। ओके, चलो PYQs में आते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों फ्रीक्वेंसीज कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव है इसका मतलब ये होगा कि आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गया 50 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगा स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय 100। स्पीड ऑफ वेव होता है टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर रूट, तो उसको वैल्यू पुट कर आंसर आ रहा है 10 मीटर। अब इस क्वेश्चन में ट्यूनिंग फोक को यूज करके हम लोग ऑर्गन पाइप में फोर्स्ड ऑसिलेशन करवा रहे हैं, तो उसका ऑर्गन पाइप का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो सकता है ये पूछा गया है, ठीक है। हमें पता है फ्रीक्वेंसी पॉसिबल इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप होता है ऑड मल्टीपल ऑफ स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय 4L। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप हो जाएगा इस फॉर्म का, ठीक है ना। अब स्पीड ऑफ वेव तो हमें पता है 340 है और फ्रीक्वेंसी याद रखना कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ फोर्स्ड ऑसिलेशन, तो जो फ्रीक्वेंसी से ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करेगा वही फ्रीक्वेंसी से यहाँ क्लोज ऑर्गन पाइप का एयर भी वाइब्रेट करेगा, तो ये 250। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इस पाइप का है, तो हमें अगर लेंथ को मिनिमाइज करना होगा तो इस नंबर को मिनिमाइज करना होगा, तो ऑड नंबर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1, वैल्यू पुट करेंगे तो 0.34 सेंटीमीटर यानी 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो कार्स एक्स और वाई दोनों इतनी स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक्स ने एक विसल ब्लो किया जो वाई ने सुना तो उसको इतने फ्रीक्वेंसी पे सुनाई दिया, तो एक्स ने कितने फ्रीक्वेंसी का विसल ब्लो किया अगर स्पीड ऑफ साउंड 340 है तो, क्योंकि सोर्स जो ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है तो वीएस की वैल्यू +10 लेंगे, वैसे ऑब्जर्वर भी सोर्स को अप्रोच कर रहा है तो वीओ की वैल्यू +20 लेंगे। डॉपलर का फॉर्मूला लगाया तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू स्पीड ऑफ साउंड प्लस वीओ जो कि है 20 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ साउंड माइनस वीएस जो कि है 10। एफओ की वैल्यू 1210 हर्ट्ज। यहाँ पे ये दोनों वेव्स कंबाइन होंगे तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या आएगा, तो उसके लिए फेज डिफरेंस पता होना चाहिए, तो इसका फेज इतना है और इसका फेज इतना है, अगर दोनों का डिफरेंस देखें
तो दोनों का फेज, इसका फेज माइनस इसका फेज किए तो कितना आ रहा है, नॉट आ रहा है। आप के की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो के और एक्स नॉट की वैल्यू पुट करने का तो कितना आ रहा है 7 पाई। अब 7 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, इसका मतलब क्या है, फेज डिफरेंस इनके बीच में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव मतलब एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 माइनस A2 का मॉडुलस, तो रिजल्ट आएगा 7 मिलीमीटर। यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव हमें दे दिया है और हमें बोला गया है कि नोड विच इज क्लोजेस्ट टू ओरिजिन उसका लोकेशन बताओ। तो स्टैंडिंग वेव में जो टाइम वाला फंक्शन होता है, टाइम वाला जो टर्म होता है, उसके अलावा जो टर्म होता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और नोड मतलब जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जीरो कब होगी, जब कॉस वाला टर्म जीरो होगा। अब कॉस वाला टर्म जीरो होगा मतलब कॉस पाई एक्स बाई टू जीरो होगा, क्योंकि 1.57 को पाई बाई टू बोलते हैं। कॉस वाला टर्म जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो एंगल वाला पार्ट है ये मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू होना चाहिए। तो एंगल वाला पार्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू होना चाहिए। तो यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू ऑड नंबर के बराबर मिलेगा। अब हमें एक्स का मिनिमम वैल्यू चाहिए और पॉजिटिव में चाहिए, तो एक्स का मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव में क्या हो जाएगा +1, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब इस क्वेश्चन में सोर्स और डिटेक्टर दोनों एक दूसरे से अवे जा रहा है विद 20 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों का वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे, और जो डिटेक्टर है उसको इतना फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी अगर स्पीड ऑफ साउंड 340 है तो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी माइनस लेंगे और वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी माइनस लेंगे, तो ये 20-25 हर्ट्ज आ रहा है। तो स्ट्रिंग का शेप है t=0 आपको यहाँ पे दे दिया है, और स्ट्रिंग का शेप है t=1 दे दिया, और स्पीड ऑफ वेव यहाँ पे पूछा गया है। अब शेप है t=0 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का मोटिवेशन क्या है, क्योंकि शेप है t=1 सेकेंड ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों अब सिमिलर टाइप के हैं, खाली फर्क यही है कि इसका पीक आएगा x=2 पे और इसका पीक आएगा x=0 पे। देखो ना, डिनोमिनेटर जब सबसे छोटा होगा तब पीक आएगा, और इस चीज़ का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये चीज़ 0 हो जाए, यानी x=2 पे। और वैसे इसका ये चीज़ मिनिमम कब होगा, x=0 पे, यानी इसका पीक आ रहा है x=2 पे और इसका पीक आ रहा है x=0। तो t=0 पे पीक कहाँ पे आ रहा है, x=0 पे, और t=1 सेकंड पे पीक कहाँ पे आ रहा है, x=2 पे। अब यहाँ से यहाँ के बीच में 1 सेकंड बीता है, और 1 सेकंड में जो पीक है वेव का वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 0 से 2 पे पहुँच गया, मतलब 2 मीटर चला है पीक इन 1 सेकंड, यानी स्पीड ऑफ वेव हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कार चेंजेस फ्रॉम 400 टू 500 रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। तो आपसे स्पीड ऑफ कार पूछी गई है, तो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर हो जाता है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू ये वाला टर्म। तो न्यू फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 500 है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 400 है, स्पीड ऑफ साउंड 330 है। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ रहा है 330/9, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में, हम लोग से पूछा गया किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गैलेक्सी अर्थ से कितनी स्पीड से दूर जानी चाहिए ताकि ये ओरिजिनल वेवलेंथ इतना ऑब्जर्व वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे अर्थ तो ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पे है, और गैलेक्सी सोर्स है जो कि v स्पीड से दूर जा रहा है। तो क्योंकि ये दूर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी हम लोग नेगेटिव लेंगे, तो vs की वैल्यू हम लोग माइनस भी लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको पुट करें तो c डिवाइडेड बाय c प्लस v इज इक्वल टू न्यू फ्रीक्वेंसी। अब न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा c बाय न्यू वेवलेंथ, और ये हो जाएगा c बाय ओल्ड वेवलेंथ। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को v का वैल्यू पूछा गया था, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे तो इतना आ जाएगा, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आएगा। हम लोग से आंसर पूछा गया है किलोमीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर सेकंड में 305 समथिंग किलोमीटर पर सेकंड आ रहा है।